अभी मार्केट ने एक टॉप लगाया था कुछ दिन पहले, फिर उसके बाद कंटिन्यूस मार्केट गिरी जा रही है। तो अभी निफ्टी का मार्केट का क्या बॉटम हो सकता है आपके हिसाब से, और फिर ये जब बाउंस बैक करेगा तो कहां तक जा सकता है? तो जो डेटा मैंने आपको बताया 83% का रिटर्न निफ्टी ने दिया। आप सोचो अगर आज आपने पैसे निकाल लिए तो आने वाले समय में 2000 अगर हम 6 साल बाद आगे पहुंचेंगे ना तो यू कैन मिस दैट अपॉर्चुनिटी। तो जैसे निवेश करने की बात आ रही है सर, इसमें एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है, मतलब बहुत सारे व्यूवर भी हैं, पूछते हैं कि सर हमारे तो 20-25 हज़ार रुपये सैलरी है, उसमें हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पाते, तो हम जनरली इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? 1 लाख रुपए वाला कमाने वाला बंदा भी आज मेरे पास बहुत हैं जो कहते हैं संदीप भाई पैसे नहीं बच पाते। देखो पैसे बच नहीं पाते, पैसे को ना सबसे पहले बचाना होता है। और मैं ये कहता हूँ रूल की जब आपकी सैलरी आती है ना उसी समय उस सैलरी का 10 to 20% अपनी मैडम के अकाउंट में डाल दो। मार्केट में ना अभी 1500 से ज्यादा म्यूचुअल फंड है। सीधा सिंपल तरीका कौन सा होता है कि हम उसमें से अपने लिए फंड सेलेक्ट कर लें? 5000 का आपका अगर पोर्टफोलियो है, यहाँ मैं 3 फंड ले रहा हूँ। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है तो वहां डाइवर्सिफिकेशन में कम से कम 7 से 8 फंड आप लोगे तो भी चलेगा। अभी एक और चीज टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्रिप्टो के बारे में क्या ख्याल है आपका? नमस्कार, मैं सागर शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक और ख़ास एपिसोड में। और इस एपिसोड में हमारे साथ है संदीप मिश्रा सर, जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हैं, म्यूचुअल फंड पे बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हुई है, अभी क्रिप्टो में भी काम करें। तो आज इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे सर से, उनकी जर्नी जानेंगे कि उनकी मार्केट में जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है। दूसरी चीज़ हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड हमें इस मार्केट गिरते हुए मार्केट में कैसे स्टार्ट करना है। दूसरा हम क्रिप्टो के बारे में भी जानेंगे क्योंकि एक हॉट टॉपिक है, तो इस क्रिप्टो मार्केट में हम कैसे एंटर करें। और तीसरी चीज़ समझेंगे कि इस वॉर सिचुएशन में अपने पोर्टफोलियो कैसे बैलेंस करें, क्योंकि सबके पोर्टफोलियो रेड है, तो आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे बचा पाएँ। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सागर जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू। एंड सबसे अच्छी बात है कि खासकर मार्केट कंडीशन जो चल रही है इसमें जितने भी इन्वेस्टर है ना उनके पास पेशेंस ना होने की वजह से पेशेंट की तरफ जा रहे हैं वो। तो इस समय ना सबको एडवाइस देना, सबको गाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू सर। जब मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि बहुत सारे लोगों को ना कन्फ्यूज़न रहता है फ़ंड सेलेक्ट करने में, वो म्यूचुअल फंड में आ भी जाते हैं, बट उनको ये समझ में नहीं आता कि मुझे किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो सब कैटेगरी के हो सकते हैं, कोई 25 साल का भी हो सकता है, कोई ये भी हो सकता है 30-35 साल के भी हो। तो उनको कौन से ऐसे फंड होने चाहिए उनके पोर्टफोलियो में जो रखने ही चाहिए, उनकी मतलब ये उनकी नीड होनी चाहिए ये फंड। देखो सागर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और ये एज ए इन्वेस्टर जब बंदा नए नए ग्राउंड में आता है ना बैटिंग करने, तो सबसे पहले उसका मन होता है कि कौन सा फंड सेलेक्ट करें, क्योंकि मार्केट की कंडीशन ऐसी है, डर भी बना रहता है कि ऐसे फंड ना सेलेक्ट कर लें जो फंड आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दे दे। क्योंकि अगर आप कैटेगराइज बात करोगे ना, ऐसे ऐसे फंड है आज 30% नेगेटिव रिटर्न में है। तो फंड सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट काम रहता है। तो यहाँ मैं बात करता हूँ ना, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है। अगर आज एक जिंजी मुझे देख रहा है, 25 साल या 30 साल का एक बंदा मुझे देख रहा है, तो मैं ये समझ सकता हूं कि आपके पास अच्छा समय है, आपके पास ड्यूरेशन बहुत अच्छा है। एक अच्छा गोल लेके आप निवेश प्लान कर सकते हो। गोल आपका 15 साल हो सकता है, 20 साल गोल हो सकता है, 25 साल गोल हो सकता है। तो मेरे लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, आपका गोल क्या है। एक 25 साल वाले का गोल अलग होता है, एक 55 साल वाले का गोल अलग होता है। तो 25 साल के जो बंदे हैं, 25 से 35 साल, उनके जो कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स अलग होने चाहिए। अलग मतलब इन द सेंस इट शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी कैप, इट शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड्स, इट शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ मिड कैप फंड्स। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। लेकिन अगर वही मैं बात करता हूँ एक 55 साल के जो एल्डर पर्सन है, 55 साल के, तो उनका ये होगा कि यार मेरे पास ऐसे फंड होने चाहिए जो मुझे एफडी जैसा रिटर्न दें, सिक्योर रिटर्न दें। एफडी से मतलब थोड़ा ऊपर रिटर्न दें, और मेरे पैसे कंपाउंडिंग यहाँ हो। क्योंकि एफडी में तो आपको केवल इंटरेस्ट बनता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में यहाँ कंपाउंडिंग बनता है। तो उनको लगता है यार कि मैं अगर निवेश कर रहा हूँ ना तो 5-7 साल में मेरे पैसे अच्छे खासे बढ़े हैं। तो उनकी कैटेगरी अलग हो जाएगी। दैट कैन बी डेट फंड, कॉम्बिनेशन ऑफ डेट फंड हो जाएगा। दैट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ बैलेंस एडवांटेज फंड हो जाएगा। दैट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ हाइब्रिड फंड्स हो जाएगा। तो लार्ज कैप कैटेगरी वहां हो जाएगा। इसीलिए जैसे आपकी एज होती है वैसे आपकी कैटेगरी ऑफ सिलेक्शन फंड भी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां आपका रिस्क प्रोफाइल, आपका ऑब्जेक्टिव, आपका टारगेट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है सागर भाई। इसीलिए कोई एक फंड, मैं लोगों से ही बोलूंगा, गूगल में केवल देख के कि बेस्ट म्यूचुअल फंड करके कभी निवेश नहीं करना है। हमेशा आपकी एज, आपका ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी जैसे मार्केट का सिनेरियो चल रहा है
कि ट्रम्प चाचा आते हैं, कभी हम्म कुछ बोल देते हैं, हम्म कभी मोदी जी कुछ बोल देते हैं, हम्म कभी वॉर चल जाती है, तो ऑलमोस्ट सबके पोर्टफोलियो रेड है। जी जी ठीक है, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैनिक में आके अपना पोर्टफोलियो निकालना स्टार्ट कर देते जी हैं, अपना फंड विड्रॉ कर लेते जी हैं। जी जी और जब मार्केट गिरती है तो सभी लोग ऐसा करते हैं, जी मतलब मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं। हम्म और जब मार्केट बढ़ती है हम्म वो लोग फिर बाई करना स्टार्ट कर बाई देते करना हैं। उन स्टार्ट लोगों के करते हैं। बारे में आप क्या है? देखो मैं सागर जी मैं आपको ना निफ्टी का रिकॉर्ड दिखाना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। और ऑडियंस को देख के ना पता है क्या लगेगा, ऑडियंस को लगेगा कि यार दिस इज द राइट टाइम, इससे अच्छा प्यारा टाइम नहीं है। ट्रम्प को आने दो, ट्रम्प जो कहते हैं उनको कहने दो। 2020 का निफ्टी का डेटा आप ना एक लगा देना, एडिटिंग टीम से कह देना कि डेटा लगा देंगे। निफ्टी का 2020 पता है निफ्टी कितना था, अराउंड 12,000। हम्म 12,000 पे ट्रेड कर रहा था निफ्टी 2020, जब हम परेशान थे कि क्या करें, लोगों ने पैसे निकाले। और जिन लोगों ने पैसे निकाले आज वो इसलिए पछता रहे हैं क्योंकि 2026 में निफ्टी पहुंच चुका है 22,000 मार्केट गिरने के बाद। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट पता है सागर जी क्या है? इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 2020 से 2026 तक निफ्टी ने 83% का रिटर्न दिया है। अब आप जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, आप सोचो पिछले 6 साल में 83% का रिटर्न निफ्टी ने दिया है। तो आज आपको यही फील हो रहा होगा ना, क्योंकि अगर ये आने वाले समय में ना अगेन अगर ये पहुंच जाएगा 22 से, सपोज एग्जांपल करते हैं कि 26 27 28 पहुंचेगा निफ्टी, तो आपको ना क्या होगा यार, रिग्रेट होगा कि यार क्यों निवेश नहीं किया। क्योंकि 2020 वाला रिग्रेट आज भी लोगों को हो रहा है, क्योंकि मैंने इन्वेस्टिंग 2020 से स्टार्ट किया जब लोगों ने पोर्टफोलियो खाली करना चालू कर दिया था। तो मुझे लगता है इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं है, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं है। ऐसे मार्केट में आपको ना समझो कि भैया ईश्वर का वरदान है। ठीक है मार्केट गिरा है कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा जो प्लान लॉन्ग टर्म का है ना, हमारा प्लान 2 साल का 3 साल का तो है नहीं। वी आर नॉट प्लेइंग 2020 मैच हियर। हम यहाँ टेस्ट मैच या मैराथन के लिए आए हुए हैं। अगर 2020 है ना तो फिर ये म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है, मैं तो क्लियर कहता हूँ। तो जो डेटा मैंने आपको बताया 83% का रिटर्न निफ्टी ने दिया। आप सोचो अगर आज आपने पैसे निकाल लिए आज, तो आने वाले समय में 2000 अगर हम 6 साल बाद आगे पहुंचेंगे ना, तो यू कैन मिस दैट अपॉर्चुनिटी। तो सागर भाई मुझे लगता है यहाँ एवरेज करो, पैसे कभी मत निकालो। आपका चेक करो कि आपके फंड्स कैसे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखो कि आपके स्टॉक्स कैसे हैं। कहीं आपने पैनी स्टॉक तो नहीं ले रखा है, कहीं आपने ऐसे स्टॉक तो नहीं ले रखा है जिसे कंपनी खराब है ना, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी ने आपने ले लिया है और इसके वजह से प्रॉब्लम तो होगी। इसलिए सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सिचुएशन चल रही है ना, कोई नहीं जानता कब तक कब खत्म होगी, कब कब मतलब इसको फाइनली ट्रम्प साहब आएंगे बोलेंगे चलो ठीक है यार अब तो हम बंद करने वाले, अब थक चुके हैं। कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनका हम जो मूड उनका स्विंग हो रहा है हम देख रहे हैं, पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं। तो कुछ नहीं हो सकता यार। इसीलिए दर्शकों को मुझे लगता है बहुत अच्छी एवरेजिंग करो, अच्छे अच्छे स्टॉक्स पिक करो, फंडामेंटल देखो, ऐसी कंपनी देखो जो कंपनी आज भी अच्छा काम कर रही है और आपको लगता है फ्यूचर में, जैसे मैं सेक्टर एग्जांपल दे सकता हूं, मैं रिकमेंडेशन नहीं बोलूंगा, लेकिन एनर्जी सेक्टर की बात करें, फाइनेंस सेक्टर की बात करें, बहुत सारी कंपनी है, पावर सेक्टर की बात करें, डिफेंस सेक्टर की बात करें, थोड़ा उसको स्टडी करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 83% का रिटर्न अगर निफ्टी ने दिया है तो मैं तो 6 साल और होल्ड करना चाहूंगा और अच्छे अच्छे स्टॉक्स को एक्युमुलेट करूंगा। तो सर जैसे अभी मार्केट ने एक टॉप लगाया था कुछ दिन पहले, फिर उसके बाद कंटिन्यूस मार्केट गिरे जा रही है, तो अभी निफ्टी का मार्केट का क्या बॉटम हो सकता है आपके हिसाब से, और फिर ये जब बाउंस बैक करेगा तो कहाँ तक जा सकती है? देखो सागर जी, जो निफ्टी का बॉटम की बात कर रहे हो, तो बॉटम तो देखो इस समय ट्रम्प साहब डिसाइड करेंगे, बॉटम हम डिसाइड नहीं करेंगे। क्योंकि एक्चुअली मैं हमेशा जो लेवल देता हूँ निफ्टी का, वो लेवल हमेशा टूट रहा है मार्केट का। तो ऑलमोस्ट वी आर इन द वर्स्ट सिचुएशन। और मैं सोचता हूँ कि देखो जब पतझड़ का मौसम आता है ना, तो वहाँ जो तिनके आपको मिलते हैं ना गर्मियों में, उसी तिनकों से घोंसले बनाए जाते हैं। तो चिड़िया घोंसले उसी से बनाती है, एक नई, कहते हैं ना, एक नई जीवन का प्रारंभ होता है। तो ये जो पतझड़ चल रही है ना, इसमें थोड़ा सा ना इंतज़ार कर सकते हो मुझे लगता है। और आज हम लोग जो 22 23 पे हैं डेफिनेटली, तो यहाँ कोई भी लेवल यहाँ गेस करना या लेवल बता पाना मुश्किल इसलिए है क्योंकि हर दिन ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट चेंज हो रहे हैं। आप अगर देखोगे पिछले 30 दिनों में ट्रम्प साहब ने 18 बार अपने स्टेटमेंट चेंज किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है ये, 18 बार। अब सोचो अगर इन 18 बार अगर आप प्लान करोगे कि मैं निफ्टी का मेरा कितना डाउन हो जाएगा, कितना अप हो जाएगा, डेफिनेटली एज ए ट्रेडर बड़ा मुश्किल होता है। तो केवल अपॉर्चुनिटी, एज ए ट्रेडर आपको अपॉर्चुनिटी हर दिन मार्केट में मिलती है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ ऑलमोस्ट हम लोग बॉटम में हैं और दिस इज द राइट टाइम कि जब थोड़ा बहुत एक्युमुलेशन आपको शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अगर इंतजार करोगे ना कि बॉटम मिलेगा, सागर भाई बॉटम कोई नहीं पकड़ पाया।
क्योंकि अचानक से मार्केट किसी दिन अप हो जाता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। फिर मेरे पास लोगों के फ़ोन आते हैं, संदीप भाई आज तो लमसम अपॉर्चुनिटी मिस कर गया। इसीलिए थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्ट, मुझे लगता है 20-30% अगर आपके पास फंड हैं, 20-30% यहाँ निवेश कर लो, बॉटम का इंतज़ार नहीं करो। ठीक है। तो जैसे निवेश करने की बात आ रही है सर, इसमें एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है, मतलब बहुत सारे व्यूअर भी हैं, पूछते हैं कि सर हमारे तो 20-25 हज़ार रुपये सैलरी है, जी, जी। ठीक है, उसमें हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पाते, जी, जी, जी। तो हम जनरली इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मिडिल क्लास इंसान यही सोचता है कि मैं थोड़े बहुत पैसे जमा कर लूँ। मैं बोलता हूँ कि यार पैसे को ना सेव करने से अच्छा पैसे को भी काम को आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में वॉरेन बफेट साहब खुद कहते हैं कि दुनिया का जो 8वां अजूबा है ना, वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग ही है। हुँ, यहाँ एक मिडिल क्लास इंसान जो 20 से 25 हज़ार कमा रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि बहुत ज़्यादा आपको सेव करना है, लेकिन एक रूल कहता है कि एटलीस्ट आप अपनी सैलरी का 20%, सागर भाई 20%, क्यों ज़्यादा नहीं कहूँगा, 20% एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। सेविंग से काम नहीं चलेगा, यहाँ अपने पैसों को आपको काम पे लगाना पड़ेगा। फिर वो जो 20% एग्जांपल, अगर आपने 25,000 का बोला, तो चलो यू कैन स्टार्ट विद द 2500 3000, मैं बाकी 5000, तो दैट वुड बी ग्रेट। अगर 5000 आप कर रहे हो तो 5000 में 3 फंड बहुत अच्छे होते हैं सागर भाई। 5000 में अगर आपने एसआईपी बनाया है, हुँ, तो 5000 में आप एक स्मॉल कैप ले लो, बहुत सारे हैं, कैटेगरी बहुत है, एसबीआई है, निपॉन है, कोटक है, एचडीएफसी है, कोई भी एक स्मॉल कैप ले लो जिसमें आप, अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो दैट स्मॉल कैप में आप 2000 डाल दो, ठीक है। एक फ्लेक्सी कैप जरूर रखो, क्योंकि मार्केट की कंडीशन इतनी फ्लैक्चुएट होती है, और फ्लेक्सी कैप फंड में ये पावर होता है म्यूचुअल फंड में, जो कि म्यूचुअल फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज करते हैं। राइट, तो मार्केट कंडीशन खराब होती है ना, तो वो थोड़े से फंड, जब मार्केट कंडीशन खराब होगी तो क्या करेंगे, वो शिफ्ट कर देंगे लार्ज कैप में। राइट, जब मार्केट अच्छा होगा तो हुँ, डेफिनेटली वो क्या करेंगे, स्मॉल कैप में कर देंगे। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं, डेफिनेटली उसमें प्लान करो। एक हमने स्मॉल कैप लिया, एक मिड कैप ले लिया, फ्लेक्सी ले लिया। स्मॉल में हमने 1000 डाल दिया, 2000 मिड कैप में, 2000 फ्लेक्सी कैप में। इस तरह आपका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फॉर द एज, जिनकी एज 25 से 30 है ना, कर सकते हैं। बाकी सागर भाई, बहाने बनाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। एक 1 लाख रुपए वाला कमाने वाला बंदा भी आज, मेरे पास बहुत हैं जो कहते हैं संदीप भाई पैसे नहीं बच पाते। देखो, पैसे बच नहीं पाते, पैसे को ना सबसे पहले बचाना होता है। और मैं ये कहता हूँ रूल कि जब आपकी सैलरी आती है ना, उसी समय उस सैलरी का 10 to 20% अपनी मैडम के अकाउंट में डाल दो, क्योंकि उनके पास जाएगा तो वो आपको मिल नहीं पाएगा। वो मिल नहीं पाएगा, और उनके ही अकाउंट से आप एसआईपी स्टार्ट करो, मैं ये कहता हूँ। तो देखो, घर की लक्ष्मी है ना, उन्हीं से आप लक्ष्मी स्टार्ट करो, क्योंकि आप पैसे वेस्ट कर दोगे, लेकिन उनके पास जो जाएगा ना, वो बहुत ही सही तरीके से वो प्लान करती हैं। तो मुझे तो ये एडवाइस है कि भाई, जितने आप, जो भी आपकी सैलरी है, 10,000 सैलरी है आपकी, 15 है, 20 है, क्योंकि खर्चे लगातार बढ़ेंगे ना सागर हुँ, भाई। हुँ, हुँ, आप खुद देखो, जैसी आपकी लाइफ स्टाइल, जिससे सैलरी आपकी होती है, लाइफ स्टाइल बढ़ जाती है हमारी, है ना। तो उसी हिसाब से आपको पहले इन्वेस्ट, फिर वो खर्चे आपको निकालना होगा। तो ऐसा मुझे लगता है, ऐसा कि लोगों को ऐसा करना चाहिए। अच्छा, मार्केट में ना अभी 1500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड है, 1500 ज़्यादा, जी हाँ। ठीक है? तो उनमें से एक सीधा सिंपल तरीका कौन-सा होता है कि हम उसमें से अपने लिए फंड सेलेक्ट कर लें? देखो, मैं अगेन उसी बात पे यहाँ आऊँगा कि अगर म्यूचुअल फंड सिलेक्शन की बारी आती है, तो सबसे पहले अपना उद्देश्य, अपना गोल क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो, अगर कोई म्यूचुअल फंड आप ले रहे हो, सबसे पहले उसका एयूम चेक करो, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। हुँ, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट छोटा तो नहीं है। अगर इट शुड बी अराउंड 20,000 30,000 40,000 करोड़ का अगर कोई एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, और एएमसी है, तो डेफिनेटली ऐसे म्यूचुअल फंड में हमें निवेश करने का प्लान करना चाहिए। बहुत फेमस फेमस एसबीआई एएमसी, कोटक एएमसी हो गया, एचडीएफसी एएमसी हो गया, निपॉन एएमसी हो गया, ये डीएसपी एएमसी हो गया। ये सारे जो एएमसी हैं, दे आर द इंडियाज ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट एएमसी जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले एसेट्स एंड मैनेजमेंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत डीप डाइविंग होती है हुँ, एज ए इन्वेस्टर, जब आप अंदर तक देखते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है फंड मैनेजर, कि आपके जो फंड का जो मैनेजर है, क्या ये फंड मैनेजर कंसिस्टेंटली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई एग्जांपल, एसबीआई का अगर फंड मैनेजर हैं, अगर मान लो 2011 से लगे हैं, क्या बीच में स्विच किया उन्होंने, क्या स्विच करके ये बार बार यहाँ वहाँ जा रहे हैं, क्या एसबीआई से एचडीएफसी में चले गए, क्या हुँ। एचडीएफसी से कोटक में चले गए। तो ये अगर आपकी नज़र में आ रहा है, तो डेफिनेटली ऐसे म्यूचुअल फंड्स हमें नहीं लेने चाहिए। और खासकर सबसे इंपॉर्टेंट है, थेमेटिक म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि थेमेटिक म्यूचुअल फंड्स देखो, एक ना बिल्कुल ऐसे होते हैं कि आपको 3 से 4 साल में एक बार ही बहुत ज़्यादा रिटर्न देते हैं। मैं एग्जांपल डिफेंस का लेना चाहूँगा। डिफेंस का जब बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आए ना, तो लोगों ने भर भर के पैसे डाले।
लेकिन आज इनकी कंडीशन ऐसी है कि आज वो ऑलमोस्ट डाउन पे हैं बहुत ज़्यादा। तो डिफेंस हो गया, बहुत सारा कंजप्शन। आप थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स लो अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन अपना टोटल पोर्टफोलियो को कोशिश करो कि आप 10 से 15% रहें। तो इसीलिए सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते ज़्यादा तो कोशिश करो मल्टी कैप में करो। मल्टी कैप में आपका 25% स्मॉल कैप है, 25% मिड कैप है, 25% आपका लार्ज कैप है। तो लाइफ बैलेंस रहेगी यहाँ। फिर आपको ना बार बार ट्रम्प के स्टेटमेंट देखने को नहीं मिलेगा, अरे ट्रम्प साहब ने क्या कह दिया, मोदी जी आज पार्लियामेंट में क्या कह रहे हैं, तो बार बार देखने को वहाँ ना आपको टेंशन नहीं होगी, आराम से ना बाहर धूप में बैठ के विटामिन डी ले सकते हो यहाँ। तो ये चीज़ें होती कुछ छोटी मोटी, बस यही क्राइटेरिया हैं सागर जी। जब सेलेक्ट फंड सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि हमें किस फंड में इन्वेस्ट करना हाँ चाहिए, जी, हाँ मतलब जी। उसके प्लान कौन सा है हाँ, हाँ, फंड हाँ। का। जैसे रेगुलर प्लान होता है और डायरेक्ट प्लान यस, होता है। यस, यस, तो बहुत बहुत सारे इम्पोर्टेंट। लोग इन पे भी कंफ्यूजन रहते हैं कि मुझे किस फंड किस प्लान के साथ जाना चाहिए। ये सागर जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, और मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि हम लोग लगातार इसके बारे में बताते रहते हैं। और इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड माय म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग जर्नी इन 2020-21, तो आई वाज द पार्ट ऑफ रेगुलर म्यूचुअल फंड। मैं लोगों को बताना चाहूँगा, रेगुलर म्यूचुअल फंड में और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में एक बंदा, अगर सागर जी अगर मान लो आप रेगुलर कर रहे हो म्यूचुअल फंड, हम्म। हमने सेम अमाउंट लिया, 5000 आप कर रहे हो, 5000 मैं कर रहा हूँ, आपका रेगुलर है, मेरा डायरेक्ट है। हम्म। आफ्टर 20 ईयर्स जब आप कंपाउंडिंग ताकत देखोगे ना, तो मेरा डायरेक्ट है ना, तो मुझे कम से कम 75 से 80 लाख में ज्यादा मिलने वाले हैं एज कंपेयर टू यू। क्यों? ये सोचो डिफरेंस होता है, ये होता है डिफरेंस होता है एक्सपेंस रेशियो का। अच्छा, काफी लोग मन में आएगा कि संदीप भाई कैसे पहचाने, या सागर जी कैसे पहचाने कौन सा रेगुलर कौन सा म्यूचुअल। आप अभी जाके चेक करो अपने म्यूचुअल फंड में कि रेगुलर, उसमें म्यूचुअल फंड में ना लिखा रहता है, अगर मैं एग्जांपल दूं, कोटक मल्टी कैप रेगुलर फंड लिखा रहता है। तो रेगुलर मतलब होता है कि जरूर यहां कहीं ना कहीं कमीशन इन्वॉल्व है। अब मैं यहाँ टारगेट ये उनको नहीं ले रहा हूँ कि जो ऑलरेडी एडवाइजर का काम कर राइट। रहे हैं। मेरा कहने का सिंपल मतलब है कि अगर आपको नॉलेज है, आप डीप डाइविंग कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, डेफिनेटली आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में कोई कमीशन इन्वॉल्व नहीं होता। क्योंकि एक्सपेंस रेशियो, एक टर्म होता है एक्सपेंस रेशियो, मतलब ऐसे खर्चे जो एएमसी लगाती है। अब अगर मैं बैंक से म्यूचुअल फंड करवाऊं, किसी एडवाइजर से करवाऊं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वहाँ कमीशन इन्वॉल्व है, उनका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। चेक करना आप लोग। मैं बंधन का लेना चाहूँगा एग्जांपल। बंधन स्मॉल कैप का एक्सपेंस रेशियो मोर देन 1.42 है, वहीं अगर डायरेक्ट में जाओगे तो 0.42 है। तो 1% डिफरेंस हुआ ना हम्म। सागर जी, 1% बहुत मायने रखता है लॉन्ग टर्म में। तो अगर आपके पास नॉलेज है, आप डीप डाइविंग कर सकते हो, देख सकते हो, डेफिनेटली यू शुड गो विद द डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। अगर आपके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं है, यू डोंट हैव एनी एडवाइजर्स, कोई सजेशंस देने वाला नहीं है, तो डेफिनेटली फिर रेगुलर जाओ। फिर क्या कर सकते हैं। बट आपको ना, अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। यस, यस, ठीक है, यही तो बात। आप उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके तब इन्वेस्ट मैं करें तो हमेशा डायरेक्ट अच्छा मैंने है। क्या कहा कि आजकल ना, शुरू में यही मैंने कहा कि लोग आजकल ना, किनके पास पेशेंस की कमी है, धैर्य जिसको मैं कहता हूँ, हम्म। पेशेंस की कमी उनके पास है जिनके पास नॉलेज गैदर नहीं करना चाह रहे हैं। और यही लोग आज पेशेंट बन गए हैं। हाँ। पेशेंट मतलब घबरा के बीवी की गोलियां चालू हो गई है, क्योंकि मार्केट, मैंने ये स्टॉक उठाया था 100 रुपए में संदीप भाई, 20 रुपए चला गया है। तो प्रॉब्लम ये है ना कि आपने उसको स्टडी नहीं किया, ना किसी से पूछा, आप किस पे रह गए, टेलीग्राम के टिप्स पे, कि मुझे टिप्स मिल गई कहीं से, अरे मैंने पढ़ा था, मैंने न्यूज ओपन किया था, अरे वो ऐसे बात कर रहे थे स्टॉक के बारे में, भागेगा भागेगा, बस हमने ले लिया। केवल उनसे, मैंने खुद स्टडी नहीं की, डायरेक्टली ले लिया। तो ये चीज़ बड़ी बड़ी घातक होती है, बड़ी हानिकारक होती है आगे जाके। नहीं, ये भी होता है कि जो चीज़ें न्यूज़ में आ जाती है ना, या तो आप उसको लो मत, अगर आपने ले रखा है तो आप निकल जाओ। यही तो बात होती है कि अभी जो वॉरेन बफेट साहब का जो कथन अभी है कि जब सब लोग डर चुके हैं, हम्म। उसी समय निवेश करने का राइट टाइम है। उल्टा उल्टा वही कहते हैं वो, हाँ। दैट्स व्हाट ही ना। अब मैं अगर कहूँ ना बिग बी उनको इन टर्म्स ऑफ, तो आज ना हमारे भारत के अगर राकेश झुनझुनवाला हैं, वॉरेन बफेट साहब पूरे विश्व के हैं। तो ये जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं, इनकी पॉलिसी सिंपल क्लियर रहती है कि जब लोग रोएंगे ना, तभी मैं निवेश करूंगा, और जब लोग हंसेंगे, अरे यहाँ तो बहुत अच्छा बनेगा, प्रॉब्लम तो वहीं पास मैं क्या करूंगा, वहीं बेचूंगा। प्रॉब्लम ये होती है ना, जब बिगनर होता है ना, एक माउंटेन बनता है, लोग ना निवेश स्टार्ट करते हैं माउंटेन में। टॉप क्यों? पे जाके। टॉप पे जाके, अरे यहाँ से तो और ज्यादा हाई लगाएगा, और वहीं से, क्योंकि देखो मार्केट का रूल होता है, मार्केट ना एक हाई बना के कंसोलिडेशन, प्रॉफिट बुकिंग एक चीज होती है, काफी लोग जानते होंगे, ये चीज होता ही होता है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप मार्केट में टिके रहोगे। क्योंकि नहीं, जब कोई स्पीड से भागता है तो उसको
थक के रेस्ट करना भी थक के जरूरी रेस्ट करना ही पड़ता है, नॉर्मल हमने फिजिक्स में ही देखा हाँ। है। तो ऐसे में तो एज ए इन्वेस्टर मैं तो इस करंट सिचुएशन जो मार्केट चल रही है ना, मैं यही सोचूंगा कि यार यही आप रूल फॉलो करो। आप अगर जब बहुत ज़्यादा लोग पैनिक में है, थोड़ा थोड़ा निवेश करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक साथ पूरे पैसे लगा दो, हम्म। है ना, थोड़े थोड़े निवेश करो, वो भी जब मार्केट में गिरावट हो तब करो। म्यूचुअल फंड, एफडी और इंश्योरेंस, इन तीनों में सीधा सीधा फर्क क्या होता है हम्म। और हमें कंपाउंडिंग के लिए किस सेक्टर में जाना चाहिए इसमें? देखो, म्यूचुअल फंड, एफडी, इंश्योरेंस जो आपने नाम लिया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और हम्म। मैं इस पे हमेशा बातें करता रहता हूँ कि ये जो तीनों है ना, ये क्रिकेट के तीनों अलग अलग फॉर्मेट हैं। आप इन तीनों को मिक्स नहीं कर सकते, लेकिन एज ए प्लेयर हमें तीनों को खेलना है। और तीनों में सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ इंश्योरेंस की बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा सागर जी कि अगर आप निवेश कर रहे हो एज ए इन्वेस्टर, हमेशा आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। मेरे एक बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, उन्होंने म्यूचुअल फंड में, मैंने लास्ट एग्जांपल दिया था, म्यूचुअल फंड में उन्होंने 75 लाख तक एक्यूमुलेट किया। घर में सिचुएशन ऐसी हुई सागर भाई कि पूरा पैसा ऑलमोस्ट 60 लाख तक हॉस्पिटल के बिल में चला गया। सोचो, उनके तरफ से मिसिंग ये था 45, उनके अराउंड 50 एज थी, कार्डियक अरेस्ट वाला इशू था। तो सोचो लगभग मोर देन 80% पैसा चला गया। अब सोचो वो हार्ड एंड मनी जो लगातार पिछले 7 साल से निवेश कर रहे थे, हॉस्पिटल के बिल ने पूरा खा गया उनका, कुछ नहीं उनके पास बचा। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि आप ना निवेश बाद में करो, सबसे पहले आपका इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस रखो आपके पास, है ना। और इसके हेल्थ इंश्योरेंस आजकल तो इतने सस्ते हैं कि आपको लेना बहुत जरूरी है। और हमेशा चेकआउट करो, क्राइटेरिया उसकी बहुत अलग अलग है हेल्थ इंश्योरेंस का, कि रूम रेंट कैपिंग कितनी, बहुत डीप में अगर आप जाओगे बहुत कुछ है, वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल लोग ऊपर से बता देते हैं फिर, तो वो भी चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके पास, एक चीज़ आपने मिस कर दिया पूछना, इमरजेंसी फंड, एफडी। इमरजेंसी फंड भी एक ऐसी चीज़ होती है, हमने कोविड में बहुत देखा है एक चीज़। इमरजेंसी फंड मतलब आपके पास ना इंश्योरेंस करवाओ सबसे पहले, हेल्थ प्लस टर्म इंश्योरेंस, दोनों इंपॉर्टेंट, की लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है सागर भाई, यहाँ कब क्या हो जाए, एटलीस्ट आपके एब्सेंस में वो पैसे आपकी फैमिली को मिले। क्योंकि जब पैसे नहीं रहते ना, तो सच बता रहा हूं, कोई किसी का नहीं होता, फैमिली सब हाथ पीछे कर लेते हैं, सब कर कोई लेते हैं। सब अलग हो जाते हैं। जब आपके ऊपर कुछ ना कुछ भी अगर ऐसी आपदा आएगी हाँ, तो सब आज पीछे हट अच्छा जाएंगे। चल रहा है भगवान की कृपा से, अगर अचानक से कुछ हुआ ना, तो सच बता रहा हूँ, सबसे पहले जिनको आप क्लोज समझते हो ना, सबसे पहले पल्ला वो झाड़ेंगे, क्या बोलेंगे हम तो जानते ही नहीं है। इसीलिए अपनी फैमिली का प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, करो आप लोग। हेल्थ इंश्योरेंस रखो, टर्म इंश्योरेंस रखो, इसके बाद इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, आपका जो भी महीने का खर्चा है। क्योंकि मार्केट खराब होगा, अच्छा होगा, ये चलता रहेगा। इट जस्ट लाइक वेव, समुंदर की जो वेव्स होती हैं, चलता रहेगा। लेकिन आपके पास जो भी मंथली आपका खर्चा होता है, एग्जांपल अगर आपका मंथली 30,000 खर्चा है, तो 30x6 या 30x8 आपके पास ऐसा होना चाहिए ना, बटन दबाते तुरंत पैसा अकाउंट, तुरंत पैसा आपके पास होना चाहिए। कोई हमें नाटक नहीं चाहिए कि एक दिन बाद आएगा, 2 दिन बाद, नहीं, तुरंत पैसा मैं निकाल सकूं, कुछ भी हो जाए। तो वही इमरजेंसी फंड हमने कोविड में देखा लोगों के पास, जहां कुछ पैसे लोगों ने ब्लॉक करके रखे थे एफडी में, इन्वेस्टमेंट में, तो वो पैसा जिनके पास इमरजेंसी फंड था, तो लोगों ने वहां से निकाला। ये दोनों चीजें। तो इमरजेंसी फंड में ये भी आता है कि हमें कितने दिन का इमरजेंसी फंड अपने पास रखना चाहिए? 6 महीने से 8 महीने तक का। 6 से 8 इसीलिए मैंने बोला 30x6 या 30x8, 3 छक्का 18, 3 अठे 24, 2,40,000 या लगभग 3 छक्का 18, 1,80,000 आपके पास होना ही होना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपका मंथली खर्चा कितना है। मैंने यहाँ इज्यूम किया 30,000। अगर आपका जो भी है उसको इंटू कर देना, 6 में और 8 में इंटू कर दीजिएगा आप लोग। नॉर्मल फैमिली के नॉर्मल फैमिली के लिए, मतलब आपका जो भी मंथली खर्चा होता है, इसलिए मैंने एक्सपेंसेस बोला कि मंथली आपका जो खर्चा होता है। सेकंड, आपने इंश्योरेंस हमने बात कर ली, हमने एफडी हमने बात करना है। एफडी देखो सिंपल है कि जब आपके पास क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इट शुड नॉट बी विद द वन, एक ही बकेट में नहीं होना चाहिए। वॉरेन बफेट साहब भी कहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा हर जगह होना चाहिए। थोड़ा इक्विटी में कर दो, थोड़ा बहुत आपने शेयर मार्केट में आपने लगा दिया, म्यूचुअल फंड में लगा दिया, थोड़े बहुत एफडी में भी करके रखो, जहां से आपको जब मार्केट सिचुएशन जब मार्केट की बहुत खराब है, मान लो एग्जांपल, जैसे अगर मैं आज देखूं तो निफ्टी 50 ने 2 साल में रिटर्न कुछ नहीं दिए, ऐसे में लोग शिफ्ट हो रहे हैं एफडी की ओर। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे ना, तो एफडी कहीं नहीं है।
म्यूचुअल फंड ने रिटर्न जहां 15 से 20% का रिटर्न दिया है, एफडी 5 से 6% का रिटर्न दिया है। अगर आप 15 से 20 साल का टारगेट देखोगे तो प्रीवियस हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन एफडी में मैं इसलिए कहता हूं कि पैसे निवेश करो, क्योंकि डाइवर्सिफाइड यहां हो जाएगा, कहीं ना कहीं हमें ग्रोथ दिखेगी ना। आपने 2-3 लाख रुपए एफडी में भी डाल दिए ना, फिक्स डिपॉजिट, चेक कर लो आपका बैंक कैसा है। आजकल एफडी में भी स्कैम बहुत हो रहे हैं। कोटक के साथ हमने देखा, एचडीएफसी के साथ हमने देखा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ हमने देखा। तो भाई एफडी भी सिक्योर नहीं है। तो प्रॉपर तरीके से बैंक प्रॉपर चेक करो। गवर्नमेंट अगर बैंक है तो थोड़ा चलो ठीक है, प्राइवेट बैंक एनबीएफसी में जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, इसीलिए प्रॉपर वो चेकआउट करो। और एफडी में भी थोड़ा बहुत निवेश करना जरूरी है, क्योंकि 2 साल में कम से कम आपका कॉन्फिडेंस ना एफडी थोड़ा सा बढ़ा देगा। चलो यार पैसे तो बन रहे हैं थोड़े बहुत, एक फिक्स बस ये है रिटर्न तो कि है, अपने पास रिस्क नहीं है ना। हाँ। रिस्क कहाँ है? रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। इक्विटी मार्केट में थोड़ा बहुत रिस्क तो रहेगा, क्योंकि मार्केट पे डिपेंड करता है। हार्ट बीट आपकी ऊपर नीचे नहीं होगी। ऊपर नहीं होगी, फिर आप पेशेंट फिर नहीं बनोगे, फिर आप ठीक ठाक लगेगा चलो यार कुछ तो बन रहा है। लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हो, रिस्क मतलब होता है कि अगर आपके पास समय है तो इक्विटी में आपका पैसा जाना चाहिए। और पहला आपने क्या बोला था? हमने म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड तो यार पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है यहाँ। तो म्यूचुअल फंड में मैं यही कहूंगा कि अगर आप जो भी आप कमा रहे हो उसका 20% एटलीस्ट म्यूचुअल फंड में डालो। म्यूचुअल फंड में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है सागर भाई। हमने साल भर में जो हमारा इंटरेस्ट बना, तो नेक्स्ट ईयर हमारा इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट बनेगा, और जो हमारा इंटरेस्ट है वो तो इंटरेस्ट बनेगा ही। तो यहाँ डबल इंटरेस्ट हमें मिलता है, जो सिंपल एफडी में केवल इंटरेस्ट बनता है। और मैं आपको बताऊं, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग शुरू में काम नहीं करती। आपने बांस का पौधा देखा होगा, अब शुरू के 5 साल तो आपको लगेगा कि क्या हुआ, कुछ हुआ ही नहीं है। चाइनीज बम्बू ट्री की हाँ, जो बम्बू ट्री की बात करता हूं मैं, शुरू में 5 साल में आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन एक्चुअल में ग्रोथ 5 साल बाद देखने को मिलती है, जो मैं फील कर चुका हूं ऑलरेडी। क्योंकि जो अब अगर आप 5 से 6 साल इन्वेस्टिंग कर देते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि यार यहाँ मार्केट कैसे काम करता है। तो म्यूचुअल फंड में पेशेंस चाहिए, लॉन्ग टर्म का रवैया चाहिए, बाकी तो लेकिन साथ में इंश्योरेंस जो मैंने आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, वो जरूर करो। सर एक बात और आती है कि हमें एसआईपी तो कर ही रहे हैं, ठीक है। उसी के साथ में एक और चीज़ आती है, स्टेप अप एसआईपी। बहुत बढ़िया। तो स्टेप अप एसआईपी क्या होती है और दोनों में कितना फर्क आ जाता है, अगर हम मैं दोनों आपसे चीज़ों का एक अलग चीज अलग पूछना करें तो? चाहूंगा सागर भाई, क्या इस समय चल रहा है महंगाई का अगर अनुपात करें, कितना महंगाई कितनी चल रही है सालाना अगर देखा जाए तो? 7 से 8% बढ़ रही है। बहुत सही, वो आपने बिल्कुल एक्यूरेट डेटा आपने बोला। महंगाई जनरल 7 से 8, अगर मैं एजुकेशन और मेडिकल की बात करूं ना, तो सर पता है कितना है? 10 क्रॉस कर चुकी है। 12 से 15 है उसका। 12 से 15, बिल्कुल सही बोला आपने। सोचो आज लोग एजुकेशन और हेल्थ, आज लोग गूगल कर लें पॉडकास्ट देखते हुए, हमारा 10 से 12% तक सोचो महंगाई जा चुकी है। मैं बात करता हूं कि आप म्यूचुअल फंड में 5,000 आपने स्टार्ट किया एसआईपी करना, तो 5,000, ये तो मैं कहता हूं कि एक आम जिंदगी क्या होती है कि भैया मैं सिंपल एसआईपी कर रहा हूं। मैं बात करता हूं मेंटोस वाली जिंदगी। मेंटोस वाली जिंदगी मतलब होता है कि आपने 5,000 एसआईपी स्टार्ट किया, उसमें तड़का लगाना है 10% का सालाना। अगर आपने 10% का सालाना तड़का लगाया तो क्या करोगे आप महंगाई के साथ हो। महंगाई जो भी चल रही है, मतलब अगर जनरल महंगाई की बात करें तो आपने उसको बीट कर दिया है। तो जो सपने आप लोग को दिखाते रहते हैं ना बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, करे 1,000 के एसआईपी करो, करोड़पति बन जाओगे, भैया बन जाओगे, लेकिन 20 साल बाद इस करोड़ की वैल्यू कितनी होगी? 50-60 लाख। लेकिन अगर आपने स्टेप अप एसआईपी किया, अच्छा मैं आप सबको बताना चाहूंगा, कोई भी आप डीमेट अकाउंट यूज करो तो वहां पास ऑप्शन रहता है स्टेप अप का। वहां जाओ, अपने अमाउंट को एडिट कर सकते हो, वहां बढ़ा सकते हो, वहां परसेंटेज भी रहता है कि आप 10% बढ़ाना है, 20% या अमाउंट के साथ बढ़ाना है। तो देखो, ये महंगाई के कीड़े को ना भगाने के लिए तो कम से कम आपको ना 10 से 20% का तड़का जरूर लगाओ, सो दैट ना लॉन्ग टर्म में जिस 1 करोड़ की वैल्यू जो आपको आज लग रही है 50-60 होने वाली है ना आफ्टर 10 ईयर, कम से कम वो उतनी तो रहेगी। राइट। क्योंकि देखो, मैं ये मानता हूं कि बहुत से प्राइवेट जॉब में 10% तो आजकल लोग बढ़ा ही देते हैं। तो जितना आपका बढ़ाते हैं उतना थोड़ा बहुत आप उसमें ना करो, उसमें साथ में ऐड ऑन करो। तो इसी को स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं सागर भाई। ओके जी। तो दोनों में फर्क कितना आ जाता है? दोनों में फर्क बहुत ज्यादा आ जाता है। मैं आपको बताऊं सिंपल कैलकुलेशन, अगर 5,000 के एसआईपी लोग करेंगे 20 ईयर्स में, तो जितनी वैल्यू अगर बनती, मान लो 1 CR वैल्यू बन रही है ना, स्टेप अप एसआईपी में 1 CR प्लस 60 लाख या 70 लाख पहुंच जाता है। ओके। क्योंकि आप देखो, आप पहले साल में अगर मान सिंपल आपने 5,000 एसआईपी स्टार्ट की, तो अगर मैं 10% बोलूं तो 5 मतलब आप 500 रुपए बढ़ाओगे लगभग, मान के चलो वहां पास। अब अगले जो साल बढ़ाओगे वो आपका 500 प्लस 5,000 का दोनों का मिक्स हो जाएगा। तो ये लगातार आपका बढ़ता रहेगा, हर साल आपका बढ़ेगा, और उसी तरीके से आपकी कंपाउंडिंग भी काम करेगी। तो अमाउंट बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है बहुत तेज़ी से, क्योंकि आप छोटा अमाउंट जो आपने एक जैसा रखा है ना, उसके साथ आपने थोड़ा थोड़ा और लगातार बढ़ा रहे हो, तो अमाउंट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है लॉन्ग टर्म में।
तो जरूर रखना चाहिए। मैं सबको बोलता हूँ कि आपकी जो भी SIP चल रही है, आप कोशिश करो कि नेक्स्ट ईयर 10%, 10% मिनिमम बढ़ा दो यार, ओके। है ना? जी। तो सर जब आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट की थी तो आपने भी कुछ ना कुछ गलतियाँ की होंगी। मैं तो मैं वो कौन सी गलती थी जो आज ये पॉडकास्ट देख रहे व्यूअर वो गलतियाँ ना करें अपनी ये इन्वेस्टिंग जर्नी बिल्कुल में? मतलब मैं चाहता था कि ज़रूर आप क्वेश्चन पूछो। और मैं जो गलतियाँ किया था, मैंने 3 से 4 ऐसी गलतियाँ किया था, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ना करो, क्योंकि अगर वो आप नहीं करोगे ना, तो मैं सच बता रहा हूँ कि आने वाले 5 सालों में एक बहुत बढ़िया रिटर्न के साथ आप देखते होगे, अपने म्यूचुअल फंड को देखोगे। सबसे पहले, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था म्यूचुअल फंड का, कि ABCD भी नहीं पता था, हुँ। तो मैंने म्यूचुअल फंड, रेगुलर म्यूचुअल फंड लिया था फ्रॉम द एडवाइज़र। वो लिया था जो मैंने, आपको कभी नहीं लेना है। जो नहीं लेना है। मतलब देखो, जिनको आइडिया बिल्कुल भी ज़ीरो है, दे कैन टेक, क्योंकि उनके नहीं, पास जो समय नहीं है। जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो आप पॉडकास्ट देख रहे हो, आपको तो आइडिया तो हो गया आइडिया होगा, हो गया है आइडिया हो उनको। गया होगा, तो डेफिनेटली आपको डायरेक्ट ही लेना चाहिए, ठीक है? और आजकल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप ऐप से कर सकते हो, डायरेक्ट वेबसाइट से कर सकते हो, हुँ। वेबसाइट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐप को लेके मैं आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन में, कि भैया काफ़ी लोग बोलते हैं ऐप भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये भी मैं आपको बताऊँगा बीच में। लेकिन जर्नी मेरी जो स्टार्ट हुई थी, मैंने पहली गलती की थी, मैं रेगुलर फंड ले लिया था मैंने, बाद में उसको मैंने चेंज किया। दूसरा, मैंने देखा, मैं जो एडवाइज़र ने फंड दे दिया, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है ना, कि म्यूचुअल फंड एडवाइज़र को बहुत सारे टारगेट दिए जाते हैं हुँ। कि आपको ये म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेचना है। तो एक इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड सामने वाले ने मुझे दे दिया, और बड़ा दुःख के साथ मुझे देखना पड़ता है, आज भी वो ना 30-40% आज डाउन है आज भी। हुँ, तो हुँ। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में उसने निवेश करवा दिया। वो एक बहुत बड़ा मेरा बहुत पेन पॉइंट रहा, और मैं आज तक उससे निकल नहीं पाया, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा चला गया था उसमें। तो ओके। ये आप थोड़े बहुत देखते रहा करो कि आपके फंड कैसे हैं। तीसरा, जो मेरे साथ एक गलती हुई, कि एडवाइज़र ने मुझे कभी ना स्टेप अप एसआईपी के बारे में कभी नहीं बताया। जो आपने आज हुँ, क्वेश्चन पूछा हुँ। ना, कि आप उसको 10% बढ़ाओ, 20% बढ़ाओ। मेरी 2000 की एसआईपी शुरू हुई निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में, सागर भाई, वही की वही चलती रह गई, 2 ढाई साल हो गए थे, जब पता भी नहीं, मुझे नहीं चला। तो जब पता चला, तो ऑलमोस्ट फिर मैंने उसको और प्रॉपर तरीके से डाइवर्सिफ़ाई किया। और चौथा है कि सामने वाले ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टोरियल फंड दे दिया था, थीमेटिक फंड दे दिया था। अब ये थीमेटिक फंड, सेक्टोरियल फंड, मार्केट, क्योंकि कभी ना कभी ये तेज होते हैं, ये कुएं के मेढक हैं, अचानक से टर टर बोलेंगे, फिर शांत रहेंगे बहुत दिनों तक। हुँ। तो इससे ना पैनिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा होती है, कि यार मेरे फंड तो बहुत ज़्यादा निगेटिव है। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम थी मेरे लिए, कि यार ये मेरे रिटर्न नहीं बन रहे हैं, लगातार वही फंड चल रहे हैं, वही फंड चल रहे हैं। तो ये जो 3 से 4 गलतियाँ मेरी रही ना, तो मैं चाहता हूँ ऑडियंस को ना, कि ऑडियंस कभी ये गलती करे ना, हमेशा डाइवर्सिफ़ाई करके रखे अपने फंड्स को, और स्टेप अप लगातार करते रहें। रेगुलर और डायरेक्ट का तो ये बहुत बड़ा खेल है, इसको ज़रूर समझें। तो ये कुछ गलतियाँ सागर भाई थी, जो मैंने बाद में सुधार दिया, और ठीक थे, इसके बाद तो फिर ठीक ही हो गया काफ़ी चीज़ें। चलो। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि एक जो नॉर्मल इन्वेस्टर होता है, हुँ, हुँ। उसको अपने पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड रखने चाहिए? जी, जी। और हाँ, हाँ। ओवर जो डाइवर्सिफिकेशन है उससे कैसे बचें? देखो, ये जो नया बंदा आता है ना मार्केट में ना, उसको लगता है कि वो, कभी-कभी क्या होता है, उसको लगता है कि मैं ना मतलब समुद्र की सारी मछलियाँ मेरी हैं, सब मुझे ले लेना है। तो बंदा अगर 10,000 स्टार्ट करता है ना, तो बोलता है, अरे यार, ये फंड अच्छा है, ये फंड अच्छा है, वो साहब ने ये फंड बता दिया, तो वो भी रख हुँ। लेते हैं। ऐसे करते-करते ना पूरी उसकी ना जो टोकरी है ना, फलों से भर जाती है बहुत ज़्यादा, और रंग-बिरंगे फल रहते हैं उसमें। तो मैं यही कहता हूँ कि जितना कम से कम म्यूचुअल फंड आपका होना चाहिए, उतना ही बेस्ट है। यहाँ डिपेंड करता है, कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, एग्जांपल मैंने 5000 का दिया हुँ, था। हुँ। आपका अमाउंट अगर सागर भाई छोटा है, अगर आप 1000 स्टार्ट कर रहे हो, आपका गोल लॉन्ग टर्म गोल है, तो एज ए सेफ इन्वेस्टिंग में फ्लेक्सी कैप से बोलूंगा स्टार्ट करने के लिए। पराग पारी फ्लेक्सी कैप हो हुँ, गया, हुँ। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, कोई स्टार्ट कर सकते हो 1000। 2000 स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो एक फ्लेक्सी कैप ले लो, एक मिड कैप ले लो। ओके। एचडीएफसी का मिड कैप ले लिया, अगर हुँ। मिड कैप ले लिया, तो एचडीएफसी का फ्लेक्सी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ, फ्लेक्सी में ऑलरेडी मिड है। हाँ। तो एचडीएफसी मिड कैप लिया, एक पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड ले लिया, आपने ले लिया 2000 में। आप देख रहे हो धीरे धीरे कैसे आपको समझ में आएगा। हुँ, 5000 का आपका अगर पोर्टफोलियो है, यहां मैं 3 फंड ले रहा हूं, हुँ। ज्यादा से ज्यादा 3 फंड ले रहा हूं। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है, तो वहां डाइवर्सिफिकेशन में कम से कम 7 से 8 फंड आप लोगे तो भी चलेगा। एक स्मॉल कैप ले लिया, एक मिड कैप ले लिया, एक मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड ले लिया, जो खासकर ऐसे बाजार में बहुत ज्यादा काम आ रहा है, क्योंकि इनका एसेट्स एलोकेशन ऐसा है कि लार्ज कैप में ज्यादा है, गवर्नमेंट हाँ। के बॉन्ड्स में ज्यादा है। तो मार्केट इधर उधर अगर हुआ ना, तो आपको कम से कम एक डिसेंट रिटर्न आपको दे देगा। तो मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड हो गया आपका।
आपका लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड्स हो गए। तो सागर भाई डिपेंड करता है आपका अमाउंट कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपका अमाउंट, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका अमाउंट 5000 प्रति महीने का एसआईपी है तो आपको, मुझे लगता है कि केवल 2 से 3 फंड काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लमसम करना चाह रहे हो मार्केट गिरने के अकॉर्डिंग, तो कोशिश करो कि लमसम में भी आपके 5 से 7 फंड होने चाहिए, बस इतना ही रखो, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना चाहिए। फिर उसी फंड में लगातार आपको निवेश कंटिन्यू करते रहो, सो दैट ना इतना ज़्यादा आपका बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड ना हो। क्योंकि क्या होगा ना, एट द एंड ऑफ द डे जब बहुत समय बाद आप पैसे रिडीम करोगे ना, परेशान हो जाओगे कि मैं कहाँ कहाँ से पैसे रिडीम करूँ। तो ओवरऑल नंबर ऑफ आपका कैपिटल कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको फंड सिलेक्शन होता है ना। आप 10,000 में 10 फंड नहीं ले सकते। 10,000 आपका अगर एसआईपी है तो 4 फंड इज सफिशिएंट सागर भाई, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए हमें जी। तो सर अभी एक और चीज़ चल रही है कि ईटीएफ बहुत चलता है, ईटीएफ चलता है, ठीक हाँ है। जी। जो कंपनीज होती है अपने ईटीएफ निकाल देती हैं अलग अलग, गोल्ड के भी आते हैं, सिल्वर भी आते हैं, क्रूड भी आते हैं, मतलब अलग अलग तरह के ईटीएफ्स हैं। जी, तो ईटीएफ म्यूचुअल फंड में से बेहतर कौन है और कौन सा सबसे सेफ होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई नया बंदा है जो म्यूचुअल फंड को जान चुका है हम्म, और उसका मन हो रहा है, थोड़ा सा बेचैनी हो रही कि क्यों ना मैं ना शेयर्स में इन्वेस्ट करूं, सबसे हम्म, पहले लोगों को बता दूं कि ईटीएफ होता क्या है। इट्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। मतलब सिंपल सी बात है कि जो स्टॉक, आप किसी स्टॉक की अगर कीमत 200 रुपए है, एक स्टॉक हो रहा है और आपका मन बड़ा बेचैन है कि मुझे स्टॉक से भी मोहब्बत करनी चाहिए, मैंने म्यूचुअल फंड से बहुत कर ली, और आपका मन है कि मैं थोड़ा थोड़ा निवेश करूं, तो हर कंपनी अपना ईटीएफ निकाल देती है। बहुत सारी एमसी हैं जो अपना ईटीएफ निकालती हैं। तो क्या करते हैं वो लोग ना एक बकेट में बहुत सारे स्टॉक्स, मतलब मेरे पास टाटा भी है, मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट वाइज नहीं दे रहा हूं मैं, नाम केवल एग्जांपल दे रहा हूं। टाटा हो गया मेरे पास एग्जांपल हो गया कि चलो मैंने जोमेटो ले लिया, मैंने एचएल ले लिया, मैंने बीएल ले लिया। ये सारे जितने भी स्टॉक्स हैं, ये सब का समावेश एक ही बकेट में हो गया और उसकी कीमत डिसाइड करके, छोटी सी कीमत 100 रुपए, 150 रुपीज, 200 का एक ईटीएफ जनरेट कर दिया गया। हम्म, अब ये ईटीएफ में क्या हो गया, अगर आप ईटीएफ पे निवेश करते हो तो आपको 200 रुपए में 20 स्टॉक की वैल्यूएशन मिल रहा है, 20 स्टॉक की आपको वैल्यू मिल रही है। तो आपका पैसा 200 रुपए जो है ना, वो सारे स्टॉक में थोड़ा थोड़ा जाके निवेश हो रहा है। समझ रहे हो? तो आपका यहाँ रिस्क बहुत कम है। इसीलिए मैं तो कहता हूं कि ईटीएफ, जिनको थोड़ा रिस्क लेना है लाइफ में, लॉन्ग टर्म का नजरिया है, और वो स्टॉक मार्केट में भी निवेश करना चाह रहे हैं, मतलब शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में कर लिया हमने, शेयर्स में भी करना चाह रहे हैं, तो डायरेक्टली शेयर्स में ना आके ईटीएफ खरीद सकते हैं। रिसेंटली हमने गोल्ड और सिल्वर में काफी लोगों को देखा, पैसा बनाए लोगों ने, प्रॉफिट बुकिंग की गोल्ड सिल्वर में। तो अब तो म्यूचुअल फंड भी थोड़े बहुत ना गोल्ड को ला दिया है, म्यूचुअल फंड मैनेजर को गोल्ड की, आप थोड़ा बहुत गोल्ड में भी आपको निवेश करना है, एलोकेशन बढ़ा दिया है। तो कहने का मतलब है कि जैसे इस समय आईटी बहुत डाउन है, आपने देखा होगा, है ना। तो आईटी में थोड़ा बहुत आप ना पैसे अकुमुलेट कर सकते हो, तो ईटीएफ में आप एसआईपी भी कर सकते हो, लेकिन ईटीएफ में निवेश करने का समय होता है, म्यूचुअल फंड जैसे नहीं, कभी भी कर लो। ईटीएफ में आपको जब मार्केट खुलता है सुबह 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में आपको निवेश करना होता है। ईटीएफ में आपने कर दिया और छोड़ दिया तो धीरे धीरे एक्युमुलेट होता है ईटीएफ में। तो इस तरह ईटीएफ में आप ना पहले देखो कि वैल्यूएशन किसका डाउन है। तो अगर आपने कोई, जैसे मान लो मैं कोई एग्जांपल में लेता हूं कि जैसे निफ्टी 50 ईटीएफ हो गया, निपॉन 50 20 ईटीएफ हो गया। अब निफ्टी 50 मतलब आप ईटीएफ में निवेश कर रहे हो, आपका मन है कि मैं एचडीएफसी में भी करूं, मैं एसबीआई बैंक में करूं निवेश, तो आप एचडीएफसी एसबीआई में करोगे तो पैसा ज्यादा लगेगा, आपका कैपिटल ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप ईटीएफ में कर रहे हो, जैसे ईटीएफ का निफ्टी 50 20, तो इंडिया के टॉप 50 कंपनी में आपने डायरेक्टली निवेश कर दिया। अब वो 50 कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है, 50 कंपनी में कोई कंपनी अगर फ्यूचर में बाहर भी चली गई रैंक में, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी आएगी रैंक में ना, ऑटोमेटिक आपका पैसा उसी में निवेश होगा। तो ये सबसे मुझे ऐसा लगता है कि शेयर्स से कंपेयर करना, शेयर्स में निवेश डायरेक्टली करना, उसके कंपेयर में ईटीएफ ज्यादा अच्छा है। आप ईटीएफ में प्लान कर सकते हो, ईटीएफ में सेक्टर वाइज ईटीएफ में निवेश करो, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इंडिया के टॉप 50 कंपनी, निफ्टी 50 20 एग्जांपल बता रहा हूं मैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 20, इसमें आप प्लान कर सकते हो। अगर आपको बैंकिंग में करना है तो एसबीआई का ईटीएफ आप प्लान कर सकते हो पर्टिकुलर, क्योंकि मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है। तो इससे क्या होगा ना कि आपका एक सेक्टर में पैसा पूरा जाएगा और धीरे धीरे पैसा एक्युमुलेट होगा। तो ईटीएफ ठीक है एज कम्पेयर टू शेयर्स ना, ईटीएफ ठीक है, आप जा सकते हो, रिस्क थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू शेयर्स। और गोल्ड और सिल्वर के बारे में क्या कहना है सर? गोल्ड सिल्वर के बारे में मैं तो ये कहूंगा कि देखो, जो इस समय करंट सिचुएशन चल रही है, गोल्ड सिल्वर ने एक अच्छी हाई पकड़ ली है वैसे।
सिल्वर की डिमांड अभी भी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर सिल्वर हमने देखा है 4,10,000 गया है बिल्कुल, और अभी बिल्कुल। 2.5 लाख के आसपास हाँ वो जी, हाँ जी। चल रहा है। तो यहाँ अगर आप सिल्वर का रिकॉर्ड चेक करोगे पिछले 10 साल या 20 साल का रिकॉर्ड सिल्वर का चेक करोगे ना, तो सिल्वर का डाउनफॉल भी बहुत तेज़ी से होता है। हम्म, इसीलिए अगर एक बंदा निवेश करने का प्लान कर रहे हो, अगर आप मिस कर गए, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में अगर रैली से आप मिस कर गए तब तो गलती तो हुई आपसे, क्योंकि अच्छी खासी लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, हम्म, कमाया भी है। क्योंकि मैं गोल्ड को पता है कब से एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, जब वो 85,000 था पर 10 ग्राम। और तब तक किया जब मैं लोगों से कहता हूँ निवेश करने का कि जब आप गोल्ड में निवेश करते हो ना, तो हमारा ईटीएफ तो है ही एक अच्छा ऑप्शन गोल्ड में हम्म, निवेश करने का। दूसरा ऑप्शन है कि आप ना गोल्ड के क्या ले सकते हो, गोल्ड के आप बार्स ले सकते हो। उसमें आप मेकिंग चार्ज आपका नहीं रहता, आप 5% मेकिंग चार्ज बचा लेते हो। राइट। तो अगर आप मेकिंग चार्ज आपने बचा लिया, तो वो जो गोल्ड बार आप थोड़ा थोड़ा ले रहे हो, क्योंकि मैं वही लेता था हम्म, जब वो 85,000 का 10 ग्राम था, तो मैं 165 तक उसको कैच किया। 165 भी मैंने 10 ग्राम लिया, टारगेट बना लिए थे ना। मैं हम्म, लोगों से, अपने ऑडियंस से हमेशा कहता था कि प्लान करो, 10 ग्राम नहीं ले सकते, कोशिश करो आप 1 ग्राम लो, 2 हम्म, ग्राम लो। क्योंकि गोल्ड ना, कहा जाता है कि जब वर्ल्ड वॉर सिचुएशन हुई थी ना, वर्ल्ड वॉर, उस समय वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर रहा हूं मैं, उस समय सबसे सेफ हेवन जो माना गया था, गोल्ड ही माना गया था। गोल्ड, जितने कंट्री के पास गोल्ड था, सब गोल्ड जमा करवा दिया गया था यूएस के माध्यम से। हम्म। जब यूएस के पास गोल्ड पूरा गया, पूरे यूरोप ने पूरे अपना पूरे ट्रेजरी यूरोपियन वहां पे पहुंचा कंट्रीज में दिया। गोल्ड में वहां जमा हम्म, किया, और यूएस ने ये सबको बोला कि ठीक है, आप हमें गोल्ड दे रहे हो, आप बाद में ले लेना। हम्म, भाई साहब, बाद में उन्होंने गोल्ड वापस नहीं किया किसी को, उसके बदले फिर ट्रेड जो स्टार्ट हुई ना, ट्रेड, डॉलर की ट्रेड वहीं से स्टार्ट हुई। हम्म, क्योंकि क्या, आप गोल्ड आपको नहीं दे सकता मैं, हम्म, अब कोई चीज हमसे आप खरीदो तो मैं आपको डॉलर में उसको पे करूंगा। तो हम्म, गोल्ड सबसे सेफेस्ट हेवन माना जाता है। गोल्ड में जरूर निवेश करो, तरीके बहुत अलग हैं। गोल्ड ईटीएफ हो गया, आप गोल्ड के बार मैंने बता दिए, ले सकते हो। बाकी महिलाएं ज्वेलरी वगैरह भी प्लान कर सकती हैं, छोटे मोटे। ये है। सिल्वर थोड़ा सा रिस्की है अभी सागर भाई, हम्म। बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन सिल्वर में ना करें फिलहाल। गोल्ड सिल्वर एक ऐसे जोन पे है ना, मुझे लगता है कि यहां से तेजी बन सकती है। तो थोड़ा थोड़ा आप गोल्ड सिल्वर में भी पैसे करो, 10 से 20% गोल्ड सिल्वर में भी आपको करना चाहिए। और अगर सस्ता देखना हो तो ईटीएफ आर द बेस्ट ऑप्शन। बहुत चीप है, क्योंकि जितना आप गोल्ड बार खरीदोगे ना, वही कीमत आपका ईटीएफ की है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अभी आपको क्या लगता है कि गोल्ड कहाँ तक जा सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड का यहाँ डाउनफॉल तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। 140 142 के चल रहा है अभी, अगर हम्म। मैं प्राइस देखूं तो वो मुझे थोड़ा सा लगता है रुपए का भी फैक्टर है, अभी डॉलर के मुकाबले डॉलर रुपए के है, कम है। फैक्टर है वो। हम्म, लेकिन गोल्ड का मुझे लगता है कि थोड़ा गोल्ड ना पीछे आके फिर तेजी से बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग गोल्ड की अगर बात करें ना, 135 140 के बीच में रहेगा। हम्म, फिर इसके बाद 150 के ऊपर रैली पकड़ सकता है गोल्ड, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट को भी लेके थोड़ा सा चल रहा है अभी यूएस का। तो देखो कब तक उनका होता है, तो वो भी एक फैक्टर है बहुत ज़्यादा। तो गोल्ड अगर जिन्होंने निवेश करना है, इंतज़ार ज़्यादा ना करें, थोड़ा बहुत गोल्ड में निवेश कर दो, क्योंकि ये मौका है। और गोल्ड में बहुत, क्योंकि गोल्ड एक्चुअली क्या है ना सागर भाई, रिजर्व कम है ना, और जितने भी सेंट्रल बैंक है कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड एक्युमुलेट करने का। पहले नहीं किया करते थे इतना, लेकिन रिसेंटली जब वॉर सिचुएशन ज़्यादा होने, रिसेंटली हमने क्या देखा, रशिया यूक्रेन देखा, ईरान इजराइल देखा हमने, भारत पाकिस्तान बहुत करीब आ गए थे वो हमने देखा। अब ये लगातार चल रहा है हमारा ईरान इजराइल यूएस का। लोगों को पता है कि गोल्ड ना, गोल्ड से ही हम सब कुछ खरीद सकते हैं। तो हम्म। गोल्ड अपनी वैल्यू कम नहीं करता बहुत ज़्यादा। तो आपको ये लग रहा होगा ना कि 1 लाख पहुंच जाएगा, ये सपना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है कि आपको 1 लाख तक जाएगा। और इसे जो चीज़ लिमिटेड जो लिमिटेड है, हाँ, जिसके डिमांड, एक्चुअली सप्लाई अगर कम है, डिमांड तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो राइट, प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ना ही है उसका। तो वो कहानी है। ठीक है। तो सर अभी एक और चीज टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्रिप्टो। जी जी। क्रिप्टो के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखो सागर भाई, क्रिप्टो की अगर बात करें आप तो मतलब कैसा सोच रहे हैं अभी क्रिप्टो में? मुझे क्रिप्टो, एक चीज मैं बताऊं कि देखो, जिनको मार्केट से डर लगता है ना सागर हम्म, भाई, वो क्रिप्टो में अभी ना आए। हम्म, जिनको मार्केट से, क्रिप्टो इज वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल एसेट्स करंट सिचुएशन में अगर बात करें। मुझे ऐसा लगता है कि क्रिप्टो जो रेगुलेट करता है, सबसे ज़्यादा यूएस रेगुलेट करता है क्रिप्टो को लेके। और क्रिप्टो में इस समय आपको अगर निवेश करने का प्लान करना ही है, तो आजकल बहुत सारे एक्सचेंज, मतलब बहुत सारे जो देखा जाए ब्रोकर हैं हम्म, जिनके आप निवेश कर सकते हो, लेकिन अपने जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसका 5 से 10% और उतना ही करो। और देखो कि मैं 2-3 आपको क्रिप्टो बता भी दे रहा हूँ जो हम्म, सबसे ज़्यादा इनका वॉल्यूम है।
बिटकॉइन की बात करो, बीटीसी हो गया। हम्म, तो बीटीसी हमने देखा कि आज इसका प्राइस कितना बताया था आपने, 72 नहीं 67 के आसपास है, 67 पहुंच गया था हमने। 67 70 के बीच में। अप्रॉक्स हमने उसको 90 के पास कुछ ही दिन पहले देखा था। हम्म, तो क्रिप्टो में सबसे ज्यादा आप जितने लोग निवेश कर रहे हो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा वॉलेटाइलिटी अगर होती है ना वो क्रिप्टो में होती है। तो यहाँ क्रिप्टो में अगर आप ये सोचो कि मैं ज्यादा पैसा लगा दूं, कभी मत ऐसा करना। मुझे ऐसा लगता है तो यहाँ क्रिप्टो में आप अपनी कैपिटल का 5 से 10% लगाओ, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करो, लेकिन यस वी कैन कंसीडर दैट कि क्रिप्टो में पोटेंशियलिटी बहुत है। अगर मैं बात करूं क्रिप्टो को लेके, एसआईपी से ही स्टार्ट कर सकते हैं। यस एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे एक्सचेंज यहाँ मैं बताऊं कि 200 पर वीक से आप स्टार्ट कर सकते हो क्रिप्टो की CoinDCX में होता है, कॉइन डीसीएस में होता लिंक है। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, तो वहाँ आराम से जाना, अकाउंट ओपन करना जो फ्री है ना, और आराम से वो स्टार्ट कर सकते हो। FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, उसमें कोई टेंशन की नहीं है। तो वो आप कर सकते हो और 200 से स्टार्ट कर दो। मार्केट में थोड़ा सा गिरावट हो ना, थोड़ा एक्यूमुलेट कर लो। तो एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए, BTC में स्टार्ट कर सकते हो। सबसे ज्यादा क्रिप्टो का राजा बिटकॉइन ही है, क्योंकि हमने हिस्टोरिकल अगर बिटकॉइन का डेटा देखें तो उसने सबसे ज्यादा कंपाउंड में सबसे ज्यादा लिया। रिटर्न दिया। तो मैंने सागर भाई क्या कहा, यहाँ अगर और थोड़ा एक्यूमुलेट होगा तो लोग डर जाते हैं। तो जो लोग जानते हैं और इसके हाई को देखा है ना, डेफिनेटली वो तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, वो तो एक्यूमुलेट कर ही रहे हैं यहाँ पास ज्यादा। ठीक है, तो इथीरियम वुड बी द सेकंड चॉइस। मैं बोलता हूँ इथीरियम हो गया, उसका वॉल्यूम ठीक ठाक है। तो क्रिप्टो में निवेश करने से पहले आप जा सकते हो, तो देख सकते हो। तो क्रिप्टो मार्केट करके वेबसाइट है, आप जाके वहां चेक कर सकते हो। सबसे पहले चेकआउट करना वॉल्यूम, कि मार्केट सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका है। तो वहां आप सबसे पहले आप देख सकते हो, बिटकॉइन देख सकते हो, सबसे ज्यादा वॉल्यूम रहेगा। इथीरियम चेकआउट कर सकते हो, सोलाना ये बढ़िया है, XRP वगैरह हो गया, तो डिजी कॉइन हो गया। ये ऐसे कॉइन्स हैं जिसपे मैंने टॉप रैंक से आपको मैंने बता दिया। तो वहां जो टॉप रैंक में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा ना, उसी कॉइन पे निवेश करने की कोशिश करो। क्योंकि आजकल ना ट्रम्प के नाम से भी कॉइन है। सागर जी, हो सकता है आपके नाम पे भी कॉइन होगा, सागर कॉइन हो सकता है। आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। तो कॉइन कोई भी जनरेट कर सकता है, इसीलिए सबसे ज्यादा चेकआउट करो कि वॉल्यूम, मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा कौन सी कॉइन का है जो मार्केट। तो वो जाके आप आराम से क्रिप्टो की वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। सबसे ज्यादा मार्केट कैप मतलब यहां अच्छा खासा वॉल्यूम है और वहां सबसे ज्यादा ट्रेड हो रही है, मतलब थोड़ा वो सेफ है एज कंपेयर टू अदर कॉइन जिनके पास वॉल्यूम नहीं है, जिनके पास मार्केट कैप नहीं है। वहां बिल्कुल मत जाओ। वो उनकी टेक्नोलॉजी भी नहीं पता क्या है। टेक्नोलॉजी भी नहीं पता है, क्योंकि बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी वो तो काम करते हैं। जैसे इंडियन मार्केट हमारा अगर काम करता है फंडामेंटल पे, टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी तो लोग ना बहुत ज्यादा डीप में जा नहीं पाते स्टडी को लेके। जैसे अगर टोन कॉइन की बात करें तो बेसिकली अगर टेलीग्राम का पूरा काम ये लोग हैंडल कर रहे हैं, हाँ। लोगों को पता नहीं है, तो टोन कॉइन भी दैट कैन बी गुड ऑप्शन, वो कर सकते हो आप। वो तो स्टेबल कॉइन आ जाते हैं। हर कॉइन किसी न किसी काम में, किसी न किसी चीज में लगे हुए हैं। तो बस आपको सर्च करना होगा और इसके साथ निवेश करना होगा। तो ये चीज क्या मीम कॉइन में भी ऑप्शन हो सकता है कुछ? आप मीम कॉइन को कैसे देखते हैं? मीम कॉइन को मैं उसी तरह देखता हूं जैसे इंडियन मार्केट में आप पेनी स्टॉक देखते हो ना, मैं उसी तरह देखता हूं। तो मीम कॉइन में तो मैं लोगों को नहीं कहता कि मीम कॉइन में करो। मीम कॉइन में वही है जो 2020 प्लेयर है जो बहुत रिस्क ले सकते हैं। तो ऐसी कैपिटल जो खो भी जाए आपसे ना, तो आपको टेंशन ना हो, तो वो आप डेफिनेटली मीम कॉइन में कर सकते हैं। बहुत सारे इमर्जिंग मीम कॉइन है, उसमें प्लान कर सकते हो। लेकिन यस, यहाँ मीम कॉइन में रिस्क थोड़ा और ज़्यादा होता है। और इंडियन मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में क्या अंतर आ जाता है सर? देखो, इंडियन मार्केट कोई खराब नहीं है। आप अगर इंडियन मार्केट की बात करो, क्रिप्टो मार्केट की बात करो, तो इंडियन मार्केट थोड़ा सा क्या है ना, रेगुलेटेड है। अगर आप इंडियन मार्केट में कल कुछ भी हो जाता है, यू कैन कंप्लेन टू सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप कंप्लेन कर सकते हो, राइट। आप उनके ऑफिस में जा सकते हो, बता सकते हो कि मेरे साथ ये स्कैम हुआ, ये हुआ, जो भी हुआ इंडियन मार्केट में, विच इज कंप्लीटली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्रिप्टो मार्केट ना ये डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब इट्स कि किसी एक के हाथ में कमान नहीं है ना। ब्लॉकचेन पे काम करता है, हमें जानते हैं, लेकिन किसी एक के हाथ में कमान नहीं है, किसी एक का पावर भी यहाँ काम नहीं करता। तो अभी अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट अभी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि इसको प्रॉपर तरीके से लॉ कंप्लीट रेगुलेट कर लेना इंडिया में। तो क्रिप्टो मार्केट अभी उतना तरीके से रेगुलेट नहीं हुई अगर हम बात करें भारत में। तो हालांकि ये एक इमर्जिंग मार्केट है क्रिप्टो मार्केट, जो फ्यूचर बताता है। क्योंकि हमने देखा है कि जो चीज़ यूएस में आती है, यूरोपियन कंट्रीज में आती है, कुछ सालों बाद भारत में अप्लाई किया जाता है। 10 से 15 साल लग जाते हैं हाँ, उसको। तो भारत ने भी ऑलरेडी अपने डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है। अब डिजिटल करेंसी के कंपेयर में ये बिटकॉइन ये सब चीज कर पाना, मुझे आई डोंट थिंक, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट ना, देखो 30% गवर्नमेंट ले रही है टैक्स। काफी लोगों को पता होगा
कि आपकी जो भी आप अर्निंग करोगे, Spot जब भी पे। आप, हाँ स्पॉट पे, जब भी आप अर्निंग करोगे, जब आप पैसे रिडीम करोगे, तो वहां आपके गेन पर 30% सरकार ले रही है। फ्यूचर्स में तो कोई टेंशन की बात नहीं, फ्यूचर्स में आप जितना मर्जी ट्रेड करो, कोई दिक्कत वो वाली तो बात आपको नहीं। बिजनेस इनकम में वो तो जाएगा। आपको बिजनेस इनकम में आ जाएगा। वो आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, ध्यान रखना, अभी मंथ आ चुका है, जितने लोग कर रहे हो आईटीआर जरूर फाइल कर लेना, सीए से कंसल्ट करके प्रॉपर तरीके से। लेकिन अगर सागर भाई दोनों मार्केट की अगर बात करें तो क्रिप्टो मार्केट अभी रेगुलेटेड अभी भारत में नहीं है, लेकिन यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग हार्ड फॉर दैट। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कुछ सालों बाद ये हो जाएगा, कुछ ना कुछ रूल्स तो आ ही जाएंगे। लेकिन अभी सेफ हेवन देखा जाए तो इंडियन मार्केट ये ऐसा है कि आप किसी का दरवाजा जाके खटखटा सकते हो कि हाँ साहब मेरे साथ ये हो गया, ऐसा हो गया। कंपनी की प्रॉपर कंपनी का प्रॉपर डेटा चेक कर सकते हो आप कि हाँ कंपनी क्या काम करती है, फैक्ट शीट आती है, रिपोर्ट्स आती है, बैलेंस शीट आती है, वहां चेकआउट कर सकते हो। सर अभी जैसे इंडियन मार्केट में सेबी बार बार कुछ ना कुछ रेगुलेशन लाती रहती है। जैसे लास्ट ईयर भी आया था, जो लॉट साइज थे वो बढ़ा दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, एसएसटी बढ़ा एसटीटी बढ़ा दी, बढ़ा दिया। ठीक है। उसके बाद और टैक्सेस बढ़ा दिए। अभी क्या काम कर, अभी फिर से एसएसटी बढ़ा दिया, एसटीटी बढ़ा दिया। ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो उस चीज़ का फ़र्क क्या आ रहा है कि बहुत सारे लोग इंडियन मार्केट से हटके दूसरी मार्केटों में स्विच हो रहे हैं। तो अभी इंडियन मार्केट में कब स्टेबिलिटी आ सकती है ऐसी चीज़ों में लेके? देखो इंडियन मार्केट में जो बीच में मैं एग्जांपल उसको ब्रॉड समझना चाहूँ सागर भाई ना, ये खासकर इंडियन मार्केट ना, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप ऑप्शंस में कर रहे हो, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो सरकार थोड़ा इसके खिलाफ है। मैं आपको बताऊं क्लियर खिलाफ क्यों है, क्योंकि आज भी केवल 2% ट्रेडर्स आर प्रॉफिटेबल। केवल 2% ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, मुझे लगता है वो एचएनआई है मैक्सिमम लोग। और सेबी के पास ये डेटा हर साल जाता है कि कितने लोगों को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। तो जो एसटीटी चार्जेस लगातार बढ़ाया गया, टैक्स को लेकर लगातार बढ़ाया गया, सरकार का ये दावा, मतलब सरकार ये सोच रही है, हालांकि मैं पता इस चीज से थोड़े से एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप ये एसटीटी चार्जेस ना बढ़ा के इनफैक्ट आपको ना कोशिश करना चाहिए, ट्रेनिंग्स प्रोग्राम करवाना चाहिए, है ना। अगर एक बंदा मान लो कोई एग्जांपल है कि आजकल तो कोई भी ब्रोकर में ना आप अकाउंट खोलना इतना इजी हो गया है, मुझे लगता है अकाउंट ओपन करने के बाद बंदे का सामने वाले का ट्रेनिंग होना चाहिए, तब जाके प्रॉपर, तब फंड ऐड कर यस तब जाके वो ट्रेड कर पाए। मैं बताऊं सच, मुझे ऐसा फील होता है, मतलब मैं सोचता हूं ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले अकाउंट ओपन करो, अकाउंट ओपन होने के बाद सबसे पहले बंदे के पास ट्रेनिंग होना चाहिए। ट्रेनिंग जब तक पास ना करे वो फंड ऐड ना कर पाए, और अगर फंड ऐड भी कर लिया तो इसके बाद का प्रोसेस होना चाहिए कि आपको डेमो ट्रेडिंग करना है। अगर आप डेमो ट्रेडिंग सक्सेसफुल होते हो तो देयर इज ए विंडो कि आप एक लॉट से कर सकते हो, 2 लॉट से ही कर सकते हो। तो ये जब तक बंदा पास ना हो तो मुझे लगता है कि आगे स्टेप करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखो यार सिंपल सी बात है, टैक्सेस से सरकार की झोली तो बहुत ज्यादा भर रही है, क्योंकि यहां ट्रेडर कमाए ना कमाए सरकार खूब कमा रही है टैक्सेस को लेके। तो ये मुझे लगता है कि सॉरी टू से, बट मुझे लगता है कि यहाँ ना सरकार खुद की झोली भरने के लिए यहाँ ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन यहाँ लगाई है। ठीक, उसको चिंता है कहीं ना कहीं, लेकिन कहते हैं ना, आपने सुना होगा ना कि बेटा मुझे तुम्हारी बहुत चिंता तो लग रही, लेकिन बैक साइड अभी सोच रहे हो कि ये गलती दोबारा करें, मैं उसको दोबारा ठोकूं। तो ऐसा होता है ना। तो ये चीज़ मुझे क्योंकि सबसे ज़्यादा ना ट्रेडर आज एक्चुअली में, देखो अब जब तक उनको नॉलेज नहीं है, अब लोग ना बिना नॉलेज के केवल शूशा देख के कि यार गाड़ियां खरीद लिया, ये खरीद लिया, उनको पता नहीं कि बढ़िया गाड़ियां रेंटेड हैं। अब बंदा नहीं जान रहा है कि गाड़ियां रेंटेड हैं, आपके कोर्स से ही आई है, आपके कोर्स की फीस से ही आई है। हाँ, वो कोर्स की फीस से गाड़ियां आई हैं भैया, वो मेरे प्रॉफिट से नहीं आया। ये लोगों को काफी पता नहीं होता कि काफी लोगों जो लोग कोर्सेज वगैरह बेच रहे हैं, कोर्सेज की कीमत सागर भाई आप सुनोगे ना हैरान हो जाओगे, 50,000 1 लाख का कोर्सेज फीस होती है उनकी। अगर आप उनके पैनल जाकर चेक करोगे ना, वो बोलेंगे नहीं नहीं भाई आई डोंट हैव दैट, अभी रिसेंटली तो बहुत केस भी हुए हैं, आपने देखा बहुत हुए हैं। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले मैं लोगों को ही कहना चाहूंगा, ट्रेडिंग ऑलवेज इन्वॉल्व ह्यूज रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। आपको जो इंटरनेट पे दिखता है ना, एक्चुअल में होता नहीं है, बहुत अंदर की बात रहती है। ऐसे ऐसे अकाउंट फंडेड होते हैं, आपको लगेगा प्रॉफिट है, एक्चुअल में प्रॉफिट रहता नहीं है, वो फंडेड अकाउंट रहते हैं ऑलरेडी, लोगों को पता नहीं रहता। लोग ना बिना सीखे, बिना ट्रेनिंग से लगातार वो ट्रेड करते हैं, लॉस खाते हैं। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता बेसिक कैंडल सागर भाई, उनको लगता है कि हम कहीं भी घुस जाएं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल कुछ भी खेलते हैं, अरे आज प्रॉफिट बन गया, कल ये लॉस हो गया, आज प्रॉफिट बन गया, प्रॉफिट भी आगे भी होगा। और ये होता भी सही है, जो 99% जो ट्रेडर नया आता है मार्केट में, उसको पहली ट्रेड में प्रॉफिट होता है। हाँ बिल्कुल होता है, वहीं से कॉन्फिडेंस होता है, वहीं से वो अमाउंट बढ़ा देता है ज्यादा, फिर हो गया खत्म।
फिर वो जितनी सेविंग होती है सब घुसा देता है। हाँ, फिर खत्म, टाटा बाय बाय। फिर इसके बाद खत्म, फिर पापा से बोलना पड़ता है कि पापा तो फिर यहाँ चले गए, फीस दे दिया मैंने, वो दे दिया। तो कहने का मतलब है सबसे पहले आप सीखो, सीखने में समय लगता है, 6 महीने, 8 महीने, साल भर सीखने को लगता है। फिर इसके बाद डेमो ट्रेड करो। और मुझे लगता है कि हर ब्रोकर को ना ये डेमो ट्रेड कंपल्सरी कर देना चाहिए कि भाई ज़रूर करो आप। और डेमो ट्रेड के बाद फिर यू कैन स्टार्ट विद द वन लॉट। सागर भाई, एक लॉट से स्टार्ट करो आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ओवर ट्रेडिंग सबसे ज्यादा नुकसान होता है लोगों का। तो ये जो डेटा है ना पूरा, इस सरकार के पास जाता है। जब कंप्लेन जाती है ना, कहते हैं ना कि आपके ऑफिस सब अच्छा चल रहा है, मुझे ना ये मतलब नहीं है कि खूबियां क्या है। अगर एक निगेटिव कमेंट आ गया ना, तो फिर आप उसको रूल आपको बदलना पड़ता है। एक इंसान का भी नेगेटिव कमेंट आ गया, अच्छाई 10 आए फर्क नहीं पड़ता, एक अगर खराब आ गया ना, आपको रूल बदलना पड़ेगा। तो सरकार को प्रेशर आ जाता है Right. कि भाई कुछ तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तब तो लोग ट्रेड नहीं करेंगे। राइट। तो ये चीज़ें मुझे लगता है इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि म्यूचुअल फंड की बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं, लिमिट से लगाती हैं, ठीक है। क्या होता है कि जो एजेंट्स होते हैं वो इंस्टॉल करा देते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट करा देते हैं क्योंकि उनका टारगेट्स होते हैं कंपनी की साइड से। बट उस एक कंडीशन आ जाती है कि एप्लीकेशन डिलीट हो गया या फिर कंपनी भाग गई, तो उस कंडीशन में क्या करे इन्वेस्टर? ये एक्चुअली ना बड़ा बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। मेरे एक इन्वेस्टर है अपना, वो बोला संदीप भाई मैं ना, मेरा मोबाइल गुम हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? सर मेरा मोबाइल गुम हो गया, उसमें मेरे कम से कम 80,000 रुपये मैंने इन्वेस्टेड किया था, अब तो मेरा ऐप भी डिलीट हो गया उसमें से, तो अब मैं क्या करूँगा? तो मैंने कहा कोई टेंशन की बात नहीं। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों के मन में रहते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा ऐप का कोई रोल नहीं है। आप अगर कोई भी ऐप से इन्वेस्ट कर रहे हो ना, ऐप का कोई रोल नहीं है। केवल ऐप ना एक एक होते बायर्स, एक सेलर्स होते हैं, दोनों को मिलाने का काम करता है। आपने खरीदा, किसी ने बेचा, तो बस मिलाने का काम कर रहा है। आप जो बंदे का अगर किसी का मोबाइल गुम हो जाता है, तो आप दोबारा अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करोगे तो ऑटोमेटिक आपका एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओटीपी आपके ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है। देखो जब आप निवेश करते हो ना, डायरेक्टली आप कहाँ निवेश कर रहे हो? एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी में निवेश। एग्जांपल कोटक में हमने निवेश किया, तो कोटक मल्टी कैप में निवेश किया ना, तो आपका पैसा ऐप में नहीं जाता, आपका पैसा कोटक एएमसी में भी नहीं जाता, आपका पैसा जाता है कस्टेडियन के पास, जो सीडीएसएल एनएसडीएल है, जिनको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। इनफैक्ट एएमसी के पास भी अधिकार नहीं है कि आपके पैसे को कुछ कर सकें। तो आपका पैसा 100% सिक्योर है। और आज तक ऐसा केस नहीं हुआ है कि आपका म्यूचुअल फंड का पैसा कहीं भी जीरो हुआ है, या म्यूचुअल फंड का पैसा कोई लेके चला गया है। क्योंकि सीडीएसएल एनएसडीएल की जिम्मेदारी है डिपॉजिटरीज की कि आपके पैसे को प्रॉपर तरीके से एक संभाल के रखना, प्रोटेक्ट करके रखना। डिसीजन म्यूचुअल फंड्स मैनेजर केवल डिसीजन करते हैं कि ठीक है इसको यहाँ से कर देना, उसको यहाँ से कर देना। तो ये बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आप लोग कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हो, दुनिया भर के ऐप मार्केट में है, कोई भी यूज़ कर रहे हो, आपको टेंशन नहीं लेने का है। आप डायरेक्टली ना एएमसी के वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हो। अच्छा एक और चीज़ सागर जी, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मैं चेक कैसे करूं कि संदीप भाई मेरा इन्वेस्टमेंट सही जा रहा है कि नहीं। क्योंकि आपने एग्जांपल में ग्रो का देना चाहूंगा, ग्रो में चलो आपने इन्वेस्ट कर लिया, चलो अब आपको लग रहा है कि मैंने निवेश किया तो मुझे मेरा पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो कुछ नहीं करना। एग्जांपल अगर मैं आपको एसबीआई का देता हूं, तो आपको गूगल करना है sbimf.login। sbimf.login पे जाओ, क्लिक करो। वहां जैसे क्लिक करोगे एसबीआई में ना, तो वहां आपको बस आपका पैन नंबर डालना होगा। पैन नंबर डालने के बाद आपको तुरंत ओटीपी आएगा। ओटीपी क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि आपका एसबीआई में कितना पैसा है, आपका फंड कितना बड़ा। वहां से आप निकाल भी सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आप कुछ लोग बोलेंगे ना संदीप भाई ऐप डिलीट हो गया तो मैं पैसे निकालूंगा नहीं निकालूंगा, तो ऐसे लोग डायरेक्ट एएमसी जाओ, वेबसाइट पे जाओ, वो लॉगिन करो। ऑप्शन आता है, मैंने प्रॉपर लाइव करके भी दिखाया चैनल पे, विदड्रॉ का ऑप्शन आता है, तुरंत ओटीपी आएगा। बस ध्यान रखना आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी, ये जब भी आप अपडेट करो तो प्रॉपर तरीके से अपडेट करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ना चाबी वही है। और किसी को कभी ओटीपी शेयर ना करो, क्योंकि ओटीपी वही आएगा, अल्टीमेटली आपके अकाउंट में पैसा आएगा, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन ये चीज़ नॉर्मली होता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं होती। आपका पैसा आराम सुरक्षित है, आप एएमसी की वेबसाइट पे जाके भी आराम से पैसा निकाल सकते हो। अब लास्ट में मैं करता हूँ आपके साथ में एक रैपिड फायर राउंड। हाँ जी, ठीक है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको बताने हैं, जी जी जी, आंसर करना है। पहला सवाल है, मार्केट डाउन हो तो एसआईपी करे या लमसम? मार्केट डाउन हो तो हमेशा एसआईपी को कंटिन्यू करो, लमसम जरूर करो। एसआईपी को रोकना नहीं है, लमसम जरूर करना है। इंडेक्स फंड या एक्टिवली मैनेज फंड? देखो डिपेंड करता है यहाँ आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का गोल है, डेफिनेटली एक्टिव म्यूचुअल फंड आपको लेना चाहिए। अगर आपके गोल शॉर्ट गोल है, तो यहाँ पैसिव फंड आप ले सकते हो, इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 में निवेश कर सकते हो। तो गोल बहुत इंपॉर्टेंट है सागर भाई। यहाँ लाइफ साइकिल फंड इन्वेस्ट कैसे करें इसमें? लाइफ साइकिल या नहीं करें?
करें या नहीं करें? लाइफ साइकिल फंड थोड़े से रिस्की ज़्यादा होते हैं, तो मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। मल्टी एसेट या फ्लेक्सी कैप फंड मुझे 2026 के लिए क्या बेस्ट है? मैं अच्छा कौन 2026 के लिए 2026 के लिए अगर ट्रम्प साहब इसी तरह नाटक करते रहेंगे तो मुझे लगता है मल्टी एसेट्स एलोकेशन वुड बी द गुड चॉइस, बट मल्टी कैप थोड़ा सा स्लाइटली लेस, मतलब उससे अच्छा है, लेकिन ठीक है, मल्टी एसेट्स एलोकेशन वुड बी द नंबर वन चॉइस फ्रॉम माय साइड। नए इन्वेस्टर को एक लाइन में क्या कहना चाहोगे आप? भाई नए इन्वेस्टर को मैं एक लाइन में यही कहना चाहूँगा कि जो परिस्थिति अभी चल रही है ना, ये परिस्थिति सबसे बहुत बढ़िया मौका है निवेश करने का, क्योंकि 2020 में भी लोगों ने यही सोचा था कि मैं मार्केट से निकल जाऊं, और जिन्होंने 2020 में नहीं निकले आज वो बहुत खुश हैं, उसमें मैं एग्जाम्पल हूं। तो क्योंकि जब जब मार्केट गिरेगा आपको तब तब अपॉर्चुनिटी देगी, जब ये मार्केट चढ़ जाएगा ना सागर भाई, तब लोग सोचते रहेंगे काश मैं कर लिया होता। तो अगर ये जो काश वर्ड यूज़ नहीं करना चाहते ना, तो भैया निवेश कर लो, निवेश कर लो, सो दैट आप एक सुकून से, आप ना एक सुकून से बाद में कह सकोगे कि यार मैंने उस समय निवेश किया था जब फंड की वैल्यू बहुत कम थी, एनएवी बहुत कम थी, तो आज मैं एक अच्छी पोजीशन पे हूँ। तो डरना नहीं है, ये मार्केट का एक अच्छी साइकिल होती है। और रही बात गम सुख, ये सब चलता रहेगा, लड़ाइयाँ झगड़ी चलती रहेंगी, हमने लड़ाइयाँ पहले भी देखी हैं, हम आगे भी देखते रहेंगे, लेकिन आपका गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल अगर आपका एक गोल है ना, गोल को आपको चेंज नहीं करना है, तो डेफिनेटली आप पैसा बनाओगे मार्केट से। थैंक यू सो मच सर, आप आए। और जो भी व्यूअर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं आपको ये नॉलेज कैसी लगी, और संदीप सर को हमें दोबारा से इनवाइट करना चाहिए, तो किस टॉपिक पे बात करें हम सर के साथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सागर भाई फॉर इनवाइटिंग मी, क्योंकि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बात करके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि खासकर ऐसी सिचुएशन में जब सब लोग डरा रहे हैं ना, और आपने इन्वेस्टर को एक मोटिवेशन दिया ना, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई एम सो प्रिविलेज्ड एंड थैंक यू फ्रॉम माय साइड कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच एवरीवन।